जय हिंद। आप सभी देशवासियों को मेरे हरियाणा पुलिस परिवार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं अपने महेंद्रगढ़ पुलिस की तरफ से आप सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं, जो हमारे समाज की एक सबसे मुख्य समस्या है, दहेज प्रथा। क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, तो आप सभी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी लड़के या लड़कियों की इस शादियों के सीजन में जो शादी हो रही है, या इससे पहले हुई है, या इसके बाद होने वाली है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि उन सभी परिवारों को, उन सभी जो भी लड़के या लड़कियां हैं, इनको सजग रहने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल कुछ दिनों पहले भी हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस द्वारा एक विशेष कार्यवाही, एक सख्त कार्यवाही दहेज प्रथा के खिलाफ की गई है। और आए दिन हमारी हरियाणा पुलिस इस दहेज प्रथा के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे दर्ज कर रही है। तो मैं आप लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि इस प्रथा के खिलाफ आपको भी खड़ा रहना चाहिए। और जो आज मैं आपको कानूनों के बारे में विस्तार पूर्वक तौर पर जानकारी दूंगा, तो उसके प्रति आप भी सजग रहे, अलर्ट रहे, जागरूक रहे, और अपने आस पड़ोस में या जिन भी लोगों की शादी है उनके परिवार को, या उन पर्टिकुलर जो लड़का है या लड़की है उनको इस बारे में अवश्य जागरूक करें। तो दोस्तों, सबसे पहले यह दहेज प्रथा है क्या? ये दहेज लागू कब हुआ था, राष्ट्रपति द्वारा पारित कब किया गया, इसके बाद इसमें अमेंडमेंट कब किए गए, इसके बाद ये पहले हमारा जो भारत आजाद हुआ था उससे पहले कितनी बार ऐसे स्टेप लिए गए, आज के दिन इसका क्या प्रारूप है, क्या एडवर्टाइजमेंट, जैसे बहुत सारे लोग, कोई सीए लग गया, कोई कलेक्टर लग गया, कोई कोई कंपनी में बहुत बड़ा मतलब मालिक बन गया, तो मेरे भाई वो अखबार में एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई ये सीए है, ये इसकी योग्यता है, वगैरह वगैरह सारी चीज उसमें मेंशन करके वो क्या कहना चाहते हैं कि भाई वो शादी में मीन्स यार वो चीजें मेंशन करके कि अब मैं शादी को तैयार हूँ और आप दहेज लेके आ जाइए, हम बिल्कुल रेडी है। तो मेरे भाइयों, ये एडवर्टाइजमेंट भी इलीगल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दहेज लेना या दहेज देना भी इलीगल है। और ना सिर्फ ये जनरल, मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि लड़की ही सिर्फ दहेज देती है या लड़की के घर वाले ही दहेज देते हैं। यह जनरल न्यूट्रल है। यदि, क्योंकि बहुत सारी प्रथा है यार, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट ये शादियां होती है। इसके अलावा अभी मैं 2-4 दिन पहले जो हमारे लोहार भाई है, उनमें भी ऐसा होता है कि जो लड़का होता है ना, वो घर जमाई बन के रहता है और वो दहेज देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि दोनों साइड से, चाहे लड़की दे रही हो चाहे लड़का दे रहे हो, यह जेंडर न्यूट्रल है और दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके अलावा हम बहुत सारे क्वेश्चन है कि कॉग्निजेंस कौन लेगा, इसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, इसके अलावा कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, क्या इसका कोई भी जैसे डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है या नहीं होता, कौन इसके रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं, इसके अलावा यह बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, मीन्स जमानत इसमें मिल सकती है या नहीं, संज्ञा अपराध है या नहीं, या फिर इसमें समझौता हो सकता है या नहीं। तो ये सभी चीजें मैं आज आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, आपके सभी क्वेश्चंस मैं इस छोटी सी वीडियो में आपके क्लियर करूंगा, चाहे वो यूपीपीएसआई के हो, चाहे हमारे एचसीएस के हो, या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, या जितने मेरे वकील भाई या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा आम जनता को भी इन सभी चीजों के बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ये चीजें प्रतिदिन आपके गांव समाज में, पड़ोस में जो शादियां हो रही है, वो रेगुलर हैपनिंग्स है, रेगुलर जो घटनाएं घटित हो रही है, तो आप उनको अवगत करवा सकते हो इस बारे में। और ये ना सोचे कि भाई हमारे किसी के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हो रही, या फिर वो मेरे भाई कोई भी यदि आपके खिलाफ शिकायत कर देगा, जैसे बहुत सारी बार ऑडियो भी वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है। अभी 2-4 दिन पहले हमारे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी जो एसपी है, उनके द्वारा एक बहुत ही सख्त कार्रवाई की गई है, एसपी मैम के द्वारा, और एक उच्च अधिकारी के पद के जो भी वो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर दिया गया है दहेज मामले में। तो मैं आपको डिटो कॉपी एक एक चीज आपको डिटेल से बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले दहेज प्रथा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये दहेज प्रथा जो अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ये 1961 में लागू हुआ था, 1 जुलाई 1961 में। परंतु इससे पहले भी 1939 में, 1950 में और 1958 में। 1939 में सिंध में, 1950 में यह बिहार में, और 1958 में यह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था। परंतु ये सभी को मतलब कि निरस्त करके 1961 में फाइनली हमारे भारत देश में 1 जुलाई 1961 को यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू कर दिया गया था, जो 20 मई 1961 को राष्ट्रपति द्वारा पारित किया गया था। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि क्या यह जो दहेज प्रथा का अधिनियम है, यह क्यों लागू किया गया था। क्योंकि इसके बाद 1984 में, 1986 में इसमें अमेंडमेंट भी, मीन संशोधन भी किया गया था।
तो अभी हम विस्तार से बताते हैं। सबसे पहली इसकी धारा है दहेज प्रतिशत अधिनियम। यह हमारा माइनर एक्ट है, इसमें 10 धाराएं हैं, तो हम 10 की 10 धाराओं को विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली धारा में इसका नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के नाम से यह जाना जाता है। और यह पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे देश पर लागू था, परंतु 31 अक्टूबर 2019 को आप सभी लोगों को पता है जो धारा 370 हटा दी गई थी, उसके बाद से यह जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू हो गया है। ठीक है भाई, तो अब यह जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है ऑल इंडिया के ऊपर लागू है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, जिसमें डेफिनेशंस दी गई है। और हाँ, यदि आपके क्वेश्चन यार मतलब कि क्वेश्चन हर तरह के पुट हो जाते हैं कि किस एक्ट के तहत ये मतलब कि आया था ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम, तो एक्ट नंबर 28 के तहत ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 लागू किया गया था। ठीक है भाई, इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशंस की, क्योंकि आप कोई भी देखते हो यार, बीएनएस देखते हो, बीएनएसएस देखते हो, बीएससी देखते हो, पहले आईपीसी भी हम देखते थे, तो सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस आपको देखने को मिलती है, परंतु इसमें आपको सिर्फ एक डेफिनेशन देखने को मिलेगी कि डोरी, ये दहेज होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, मतलब यार कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो पहले किसमें बताई गई थी, हमारी जो इंडियन पेनल कोड था, भारतीय दंड संहिता की धारा 30 में बताया गया था, और अब नए वाले कानून जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है उसके धारा 2 के पार्ट 31 में इसको बताया गया है। तो यह आप वहां पे जा सकते हैं कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो भाई वैल्यूएबल यार कोई भी गाड़ी हो, मकान हो, या फिर कोई किसी के 2 बीघा नाम करवा दिया, या चैन दे दी, अंगूठी दे दी, या इस प्रकार का कोई भी जो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, फ्रिज, कूलर वगैरह, ये सभी उसमें डोरी में आते हैं। ठीक है भाई, डोरी मतलब कि वैल्यूएबल प्रॉपर्टी में आते हैं, जो आप एक दूसरे को, परिवार को, मतलब कि जो भी शादी करने वाले 2 परिवार है, एक लड़का पक्ष और एक लड़की पक्ष, तो दोनों यदि कोई किसी भी ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी का आदान प्रदान करते हैं तो वो सभी डोरी के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, डेफिनेशन होगी। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 3। इसमें बताया गया है कि कोई भी इस तरह का दहेज लेता है या फिर दहेज देता है, इसमें कहीं भी डिमांड की बात नहीं हो रही भाई। डिमांड की बात हम बात करेंगे, ये लेता है या देता है, तो उसमें 6 महीने से 5 साल तक की सजा से आपको दंडित किया जा सकता है। इसके अलावा 15,000 रुपए जुर्माना भी आपके ऊपर फाइन किया, इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है भाई, और 15,000 रुपए तो ये मिनिमम अमाउंट है। इसके अलावा जितना भी आपने दहेज लिया है, या जो भी दहेज की रकम है, चाहे गाड़ी है या फिर फ्रिज कूलर है, जो 1 लाख की है, 2 लाख की है, 5 लाख की है, तो उस अमाउंट ऑफ मनी तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे 15,000 फाइन को 5 लाख तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जितना भी डोरी आपने लिया है या आपने दिया है। तो आई थिंक आपको अच्छे से, भाई मैं आपको बिल्कुल देसी भाषा में बिल्कुल डिटो कॉपी समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है यार। प्रत्येक वीडियो में कोई आपको बुक लेके पढ़ा रहा है, कोई मल्टीमीडिया से आगे उसके ऊपर टिक करके पढ़ा रहा है। मैं आपको बिल्कुल जो चीज मैं डिटो कॉपी मेरे दिमाग में, वही चीजें आपको समझा पा रहा हूँ। और मैं यही मानता हूँ मेरे भाई, जो चीजें आपके दिमाग में होगी, आप बिल्कुल अच्छे से उन चीजों को समझ चुके हो, उन्हीं चीजों को आप दूसरे व्यक्ति को पर्सन टू पर्सन आप अच्छे से समझा सकते हो। ठीक है भाई, तो हम बात कर रहे थे सेक्शन नंबर 3 की, जिसमें आदान और प्रदान, चाहे दहेज लेना चाहे दहेज देना, दोनों दंडित है। तो और इसमें कितनी सजा थी, 6 महीने से 5 साल तक की सजा है, और 15,000 रुपए से जितने भी उस डोरी की अमाउंट ऑफ मनी है वहां तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। वो भी जुर्माना उन दोनों पार्टी के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है भाई, इसमें यार अभी हम यार देखने को मिलता है कि क्या दहेज सारा ही लीगल है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2 तरह के दहेज होते हैं, लीगल दहेज और इलीगल दहेज। तो ये क्या होता है यार, लीगल और इलीगल क्या हो गया यार, दहेज तो दहेज होता है, नहीं भाई। इलीगल क्या होता है, इलीगल होता है यदि आप कोई भी डिमांड कर रहे हो, यदि आप दहेज ले रहे हो, यदि आप कोई दहेज दे रहे हो, या फिर आप कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हो कि हाँ भाई बाद में दे देना, 2 साल बाद दे देना, या उसके शादी से 2-4 महीने पहले ले लिया, तो ये सभी चीजें तो आती है इलीगल में, मीन्स ये सभी अवैध है। ठीक है भाई, अब लीगल में क्या आती है, लीगल दहेज कौन सा होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लीगल दहेज वो होता है जिसमें कोई भी, जैसे प्रेजेंट गिफ्ट, मतलब कि कोई भी माँ बाप जैसे कहता है भाई मेरी कोई बेटी मांग के ले लेती है, पापा मैंने तो यो दे, तो भाई जो उसके माँ बाप अपनी बेटी के नाम कोई एफडी करवाते हैं, कोई उसको गिफ्ट देते हैं, जैसे हम कन्यादान करवाते हैं, तो क्या आप सोचते हो कि यार ये कन्यादान हमेशा लिखते क्यों है, जब भाई मैंने उस लड़की के शादी में कन्यादान करना है, तो ये तो है नहीं कि भाई वो उसको मेरे से पैसे वापस करने इसलिए कन्यादान में लिख रहे हैं। वो मेरे भाई वो इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये कानून के
मीन्स कानून के दायरे में आता है ये कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, उनको एक नोटबुक में या एक पेज में या फिर जो भी उनके द्वारा मेंशन, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक लेटर जारी किया गया है उसमें मेंशन करना पड़ता है कि ये चीजें हमें गिफ्ट में प्राप्त हुई है, चाहे वो गिफ्ट हो, चाहे वो चैन हो, चाहे वो मतलब जैसे दहेज का कोई भी, जैसे फ्रिज दे दिया या अपनी लड़की के नाम 2 लाख की एफडी करवा दी। तो ये सभी चीजें जो उसके खुद के इंटरेस्ट की है, लड़की के इंटरेस्ट की, या फिर उसके वारिसों को आगे पाल, जो भी भाई उनका पालन पोषण के लिए जो चीजें लगेगी, तो वो चीजें यदि उस गिफ्ट में या फिर उस लेटर में मेंशन कर दी गई है तो वो लीगल है। अब ये लीगल किस किस मायने में है, तो वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहली चीज कि वो चीजें आपकी, जैसे यार रूढ़िवादी लोग नहीं होते, जैसे हमारी परंपरा है यार, हम हिंदू लोग हैं, हमारे हिंदू लोगों में ऐसा कहीं परंपरा है कि भाई कन्यादान देना ही होता है, या फिर मतलब कि अपनी परंपरागत आप कोई भी अपनी ऐसी जिम्मेवारी निभा रहे हो तो वो दहेज नहीं होगा। परंतु उसमें एक चीज और ऐड अपोन हो जाती है, क्या कि जैसे मेरा दायरा है भाई, मैं 20,000 रुपए महीने के कमाता हूँ और मैं दहेज में दे रहा हूँ फॉर्च्यूनर, तो मेरे भाई ये कहीं भी जायज नहीं है। मीन्स जो भी दहेज दे रहा है, दहेज देने का मतलब जो भी गिफ्ट दे रहा है या प्रेजेंट दे रहा है, उस व्यक्ति की आय, उस व्यक्ति का जो ब्योत होता है ना भाई, वो चेक करना पड़ेगा कि उस हिसाब से उसने अपने ब्योत के हिसाब से ज्यादा तो नहीं दे दिया। यदि ज्यादा दे दिया और वो भी वो परंपरागत जो भी उनकी जिम्मेवारी है उनको निभाते हुए, तो वो इलीगल है। और यदि उसने अपने, जैसे भाई 1 लाख कमाता है और उसने हर महीने 1 लाख कमाता है और उसने स्कूटर दे दिया या मोटरसाइकिल दे दी, तो वो उस दायरे में आता है, वह बिल्कुल भी इलीगल नहीं है। शायद आप समझ गए होंगे क्या इलीगल है और क्या लीगल है। इलीगल कोई भी दहेज लेना देना, कोई भी एग्रीमेंट करना, कोई भी डिमांड करना, और लीगल जो भी गिफ्ट या जो भी प्रेजेंट्स आपको मिलते हैं वो सभी लीगल है, परंतु वो मेंशन करने पड़ेंगे। इसके अलावा उस व्यक्ति की जो मासिक आय या वार्षिक आय है उससे आपको वह चीज मेल मिलाप करनी पड़ेगी। जो हमारा डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है वो इन सभी चीजों को अपनी देखरेख में रखेगा। इसके अलावा जो रूढ़िगत या फिर परंपरागत, आप यदि कोई भी अपने धर्म को निभाने के लिए वैसी चीज कर रहे हो, तो ये सभी चीजें इस दायरे में आनी चाहिए, ठीक है ना भाई। 3 के पार्ट 1 में तो ये लीगल है और 3 के पार्ट 2 में ही है लीगल हो जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि धारा नंबर 3 मैंने बात की जो इलीगल है लेन देन। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 4। इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी डोरी की आप डिमांड करते हो, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों को बता रहा था कि जैसे भाई वो हमारे पुलिस वाले की भी एक ऑडियो वायरल हुई थी कि भाई एल्टो चाहिए, ये लोहे का डिब्बा, ये वो, मतलब कि एनीथिंग यार, कोई पुलिस वाला नहीं, हर एक डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं, या फिर जो ना भी लग रहे वो भी इस तरह की कोई भी कुरीति कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि यदि ऐसे कोई भी डिमांड करता है कि हमें तो ये चीज चाहिए, या फिर हमें तो एल्टो चाहिए, या फिर हमें तो फॉर्च्यूनर चाहिए, या फिर हमें तो 5 तोले का हार चाहिए, तो मेरे भाई इस तरह की यदि कोई भी डिमांड करता है तो उस व्यक्ति को 6 महीने से 2 साल की सजा तक दंडित किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 रुपए जुर्माना भी उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद डिमांड की होगी, लेन देन की बात होगी। इसके बाद बात करते हैं धारा नंबर 5 एग्रीमेंट की, कि यदि आपने अभी तक दहेज लिया भी नहीं है, दिया भी नहीं है, डिमांड भी नहीं की है, परंतु आपने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई शादी के 3 साल बाद हम ये चीज लेन देन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो भाई फंस जाएंगे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम का उन लोगों को पता है। तो मेरे भाई इस तरह की गतिविधि आप करते हो तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट आपके द्वारा या लड़का लड़की पक्ष के द्वारा करवाया गया है तो वो सभी नल एंड वॉइड है, मीन्स बिल्कुल जीरो है, उसकी कोई भी अहमियत नहीं है, ठीक है, वो सभी जीरो माना जाएगा। तो मेरे भाई जितने भी शादी करवा रहे हैं इस सीजन में या अगले सीजन में करवाएंगे, तो आप देख सकते हो पहले आपने कोई एग्रीमेंट कर रखा है तो वो भी इलीगल है। यदि आप अपने लड़के या लड़की की शादी में ये सब चीजें दे रहे हो तो ये भी इलीगल है। इसके अलावा यदि आप डिमांड कर रहे हो तो ये भी इलीगल है। अब बात करते हैं धारा नंबर 6 की। यदि आपने लड़की को ये गिफ्ट दे दिए, प्रेजेंट्स दे दिए, या फिर कोई भी एफडी करवा दी, या उसके पालन पोषण के लिए या उसके वारिसों के लिए आपने इस तरह की कोई अमाउंट ऑफ मनी दी है या कोई भी ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी दी है, तो वह किसके हक में रहेगी? क्योंकि भाई अभी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यार अब लड़का भी शादी में बिजी है, लड़की भी शादी में बिजी है, तो लड़की तो सीधे अपने पास रखेगी नहीं। अगला भाई उसको जैसे कोई भी मारुति की गाड़ी मिली है या फिर फॉर्च्यूनर मिल गई तो अपने साथ लेके बैठेगी, या फिर एफडी, कोई भी ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जो उसके घर वाले या उसके नाते रिश्तेदार जो उसको गिफ्ट के तौर पर देते हैं या फिर उनके नाम करवाते हैं, वह चीज
यदि वह लड़की के घर वालों तक पहुंच जाती है, मीन्स उसके सासरे वालों तक पहुंच जाती है, तो 3 महीने के अंदर अंदर उनको वापिस उस लड़की को करनी पड़ेगी, क्योंकि वह एक्चुअल में उसके घर वालों ने उस लड़की के लिए ही दी है। ठीक है ना भाई, कभी कोई अपना खुद उसका मालिक बन के बैठ जाए, पहली बात। दूसरी बात, यदि लड़की की एज 18 साल नहीं हुई है, तो जब उसकी एज 18 साल हो जाएगी, उसके 3 महीने बाद आप उसके नाम करवा सकते हो। तीसरी चीज, यदि लड़की की दुर्भाग्यपूर्ण कहीं भी मौत हो जाती है, तो उस लड़की के जो भी चीज नाम करवाई गई थी वो उसके बच्चों के नाम करवाई जाएगी। चौथी चीज, यदि उसके बच्चे भी नहीं हुए हैं, तो वो चीज जिस माँ बाप ने, जो लड़की के माँ बाप ने जो भी डोरी या जो भी गिफ्ट वगैरह उसको लड़की को दिया था, उस लड़की के नाम दिया था या उसके पालन पोषण के लिए दिया था, वो सभी चीजें वापिस उसके माँ बाप के पास चली जाएगी। ठीक है भाई। और इस चीज का यदि कोई भी परिवार अवहेलना करता है कि भाई अब तो हम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, मेरे भाई ये कानून आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। यदि आप लिंकिंग ला, जितने भी मेरे पढ़ाई करने वाले भाई या वकील वगैरह या पुलिस वाले मेरे भाई देख पा रहे हैं, तो आपको चलो लिंक करवा के बता देता हूँ। आपने 304 में पढ़ा होगा आईपीसी में, जो दहेज हत्या के लिए था, जो अब हमारे नए वाले कानून की धारा 80 में दिया गया है कि दहेज हत्या मीन्स दहेज को लेकर किसी की भी हत्या करना, जहर दे देना, फांसी लगा देना उसको, या किसी भी तरीका का ऐसा कोई गतिविधि करना, तो वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है भाई। इसके अलावा ये आपने इसके अलावा इंडियन एविडेंस एक्ट में जो धारा नंबर 113A और 113B में दिया गया था, और जो अभी हमारा नया वाला कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसकी धारा 117 और 118 में दिया गया है। ए में क्या था कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसी पत्नी, उसकी पत्नी को जो भी नई नई शादी हुई है, उनको मारने के लिए मीन्स उनको सुसाइड करने के लिए विवश करता है, या फिर इस 113 के बी में क्या बताया गया था, दहेज हत्या के बड़े मामलों के में जो भी सबूत वगैरह जो भी इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया था, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपने दहेज वाले केसेस में ये भी देखा होगा कि भाई दहेज का केस करवाना है, जाके 498A का केस करवा दो। तो पहले ये 498A का केस था, अब नए आईपीसी में, अब नए वाले कानून भारतीय न्याय संहिता में ये धारा नंबर 85 में दिया गया है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये हर व्यक्ति कहता है भाई दहेज का केस 498, उसमें कहीं भी यार दहेज का कोई भी शब्द अंकित नहीं है मेरे भाई। वो क्रूअल्टी को बताता है कि क्रूअल्टी यदि किसी भी पत्नी की ना किसी भी औरत के साथ होती है, तो वो इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर सकती है, वो चाहे मानसिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, या फिर शारीरिक तौर पे हो। ठीक है ना। इसके अलावा ये मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि जो भी दहेज वाले केसेस है, जो 498 केसेस है, तो आप लोग कंसिडर कर लीजिए कि यार दहेज के मामले में भी आपको यदि कोई प्रताड़ित करता है, तो वो भी या तो मानसिक होगी, या शारीरिक होगी, या आर्थिक होगी, तो ये तीनों चीजें भी उसके दायरे में आ जाती है। ठीक है भाई। इसलिए हम 498 का केस करते हैं, जो नए वाले कानून की धारा 85 में है, और अब इसकी डेफिनेशन भी ऐड ऑन कर दी गई है धारा नंबर 86 ऑफ बीएनएस में। ठीक है। और यही चीज दहेज वाला केस ही जो 498A का क्रूअल्टी का केस था, वो हमारे पहले सीआरपीसी की धारा नंबर 198A में आप जाके देख सकते हो। ठीक है भाई। तो इस तरीके से आप, दूसरी चीज, दहेज का केस कब तक लागू हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, जब सारे लिंकिंग क्लास बता ही रहा हूँ तो मेरे भाई दहेज का ऐसा कोई भी केस है, तो आपकी सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 36 आपने देखा हो, जो लिमिटेशंस के बारे में बात करता है कि कब तक हम कोई भी केस दर्ज करवा सकते हैं, जो पहले धारा नंबर 467 से 473 तक बताया गया था, अब नए वाले कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर नंबर 38 में दर्शाया गया है, और उसकी धारा 513 से 519 में दर्शाया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि दहेज के मामलों में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यह चीज आप लिमिटेशन एक्ट 1963 में भी जाके देख सकते हो भाई। ठीक है ना। तो इस तरह के मामलों में, इस तरह के एक्ट में, दहेज वाले केसेस में कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप 2 साल में करवा सकते हो, 7 साल में करवा सकते हो। अभी क्योंकि यार ऐसा है 30-30 साल बाद भी दहेज का केस करवाया हुआ है। ठीक है भाई। तो इस मामले में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, ये नहीं है कि भाई 7 साल हो गया अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे खिलाफ कोई केस ही नहीं होगा। तो इसके प्रति आप जागरूक रहे। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 6। हमने बात की 6 में क्या बताया कि यदि औरत मर जाती है तो उसके बच्चे नहीं है तो उसके खुद के माता पिता, और क्या क्या चीजें उसके नाम करवाई जाएगी। ठीक है। ये सभी चीजों के बारे में हमने चर्चा की। इसके बाद हम बात करते हैं धारा नंबर 7, जिसमें बताया गया है कि कॉग्निजेंस, उस केस को लेगा कोर्ट। तो मेरे भाई पहले यह था कि भाई जो भी हमारा महानगर मजिस्ट्रेट है, जो अभी हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, उसको हटा दिया गया है, महानगर को भी और महानगर मजिस्ट्रेट को भी। तो पहले यह दिया गया था या तो महानगर मजिस्ट्रेट यदि उस एरिया में वह व्यक्ति पड़ता है तो, या फिर जो हमारा जेएमआईसी मींस जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, वह इस मामलों को डील करेगा भाई।
अब बात आती है कि कहाँ कहाँ से शिकायत आ सकती है या कहाँ कहाँ से वो शिकायत लेके किस तरीके से इसके ऊपर वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो मेरे भाई चीफ पुलिस की एफआईआर हो उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा, उसको कहीं से भी शिकायत प्राप्त होती है यदि डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को, तो वहां से भी कॉग्निजेंस ले सकता है। इसके अलावा उस लड़के या लड़की के द्वारा शिकायत प्राप्त होती है तो भी, उसके माता पिता के द्वारा होती है तो भी, या फिर जो हमारी ये भाई वेलफेयर जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, जो हमारे राज्य सरकार द्वारा या हमारे केंद्र सरकार द्वारा नामित होते हैं, उनके द्वारा ऑथोराइज होते हैं, उनके द्वारा भी ये केस करवाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो कॉग्निजेंस कौन लेगा? हमारा जीएमआईसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और किन किन के मीन्स प्रेफरेंस पे, ये सभी मैंने आपको बता दिया गया है। अब बात आती है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में बताया गया है कि यह जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसके तहत दहेज लेना, दहेज देना, दहेज की डिमांड करना, एग्रीमेंट करना, ये सभी चीजें इलीगल है, संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसमें आपको कोई भी बेल नहीं होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। और नॉन कंपाउंडेबल, जो आपने सीआरपीसी की धारा 320 में पढ़ा होगा, नॉन कंपाउंडेबल, इसमें कोई भी आपका समझौता भी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, तो ये तीन चीजें ध्यान रखना दहेज लेने या देने से पहले। आपको डायरेक्ट गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकते हो। क्यों? पहले सीआरपीसी की धारा 41 में और अब नए वाले कानून बीएनएसएस की धारा 35 में यह साफ साफ दर्शाया गया है कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आप बिना वारंट गिरफ्तारी किए जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको ना कोई बेल मिलेगी, जमानती है ये। इसके बाद ना आपका समझौता हो सकता है कि मैं बाद में आप 2, 4, 5, 10 लाख देकर दूसरी पार्टी को पटा के और कोई समझौता करवा सको। ठीक है ना भाई, तो ये चीजें आगे समझ में। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 8 का पार्ट ए, जो ये मैं आपको बता देता हूँ एक चीज और मेरे दिमाग में आई। धारा नंबर 4A जो एडवर्टाइजमेंट का था कि कोई भी किसी भी न्यूज़पेपर पे या फिर सोशल मीडिया के ऊपर या फिर किसी भी ये मैगजीन्स होती है यहाँ पर अपनी कोई, भाई मैं तो सीए बन गया हूँ या फिर मेरी ये क्वालिफिकेशन है या फिर मेरी इतनी आय है, जैसे वो नहीं लिखे थे भाई मेरी इसकी आय 5 अंकों में, इसकी आय 6 अंकों में। तो मेरे भाई वो 6 अंकों में इसलिए बताते हैं कि उतने ही अंकों का वो दहेज भी लेने के लिए तैयार है। तो मेरे भाई ये सभी चीजें इलीगल है, ऐसी चीजें ना करें। 8A, हाँ मैं क्या बताना चाह रहा था, धारा 4A, 8A और 8B, ये 3 धाराएं जो हमारा अमेंडमेंट हुआ था 1986 में, उसके तहत जोड़ी गई थी। और 2 धाराएं और, धारा नंबर 304B जो दहेज हत्या की धारा थी और धारा नंबर 113B जो एविडेंस एक्ट की धारा है, ये सभी धाराएं भी 1986 के अमेंडमेंट में जोड़ी गई थी। ठीक है ना भाई, इसके अलावा डोरी प्रोहिबिशन रूल्स भी होते हैं जिनको फॉलो अप करते हुए आपको, जैसे आप डोरी ले रहे हो तो आपको वो रूल्स भी देखने चाहिए। जो डोरी प्रोहिबिशन रूल्स 1985, आप कहीं भी गूगल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 8A जो 1986 में एड ऑन किया गया था। तो ये 2 अक्टूबर 1986, ठीक है भाई ना, 2 अक्टूबर 1985 में तो आपका वो था जो डोरी प्रोहिबिशन रूल्स है, और 19 नवंबर 1986 को आपका ये संशोधन हुआ था। ठीक है भाई, जिसमें 4A, 8A, 8B, 304B, 113B इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सभी धाराएं एड ऑन की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा नंबर 8A। 8A में बताया गया कि बर्डन ऑफ प्रूफ, मतलब कि यदि आपके खिलाफ दहेज का केस हो गया, चाहे आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर या किसी भी अन्य व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करता है, धारा 3 में आप एक चीज और देख सकते हो कि भाई ना सिर्फ दहेज लेना या दहेज देना, बल्कि जो दुष्प्रेरण करता है, बहुत सारे बिचौले होते हैं भाई, बिचौलों में भी दहेज मतलब कि उसको दिलवाते हैं या फिर उसको दिलवाते हैं या फिर ऐसा कोई भी वे बीच में दुष्प्रेरण करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, तो वो भी बराबर की सजा के हकदार है। ये मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। ठीक है भाई, जो षड्यंत्र वाली धारा नंबर पहले 120 भी लगती थी, अब धारा नंबर 61 लगती है। ठीक है, तो इसके बारे में जरूर सजग रहे। बात कर रहा था 8A की, जिसमें बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा किसके ऊपर रहेगा। यार जैसे लेडीज वाले मामलों में नहीं होता है भाई, लेडीज ने आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज करवा दी, तो अब आपको कोर्ट में आपको साबित करना पड़ेगा कि ये कार्य मैंने नहीं किया। आपके ऊपर मुकदमा तो दर्ज हो गया, परंतु आप सच्चे साबित तभी होंगे जब आप यह साबित कर देंगे कोर्ट में कि जी मैंने तो ये कार्य किया ही नहीं। ठीक है भाई, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा रहेगा जो एक्यूज्ड पक्ष है। इसके बाद धारा नंबर 8B, इसमें बताया गया है कि यदि कोई भी, जैसे भाई डोरी प्रोहिबिशन एक्ट हम बात कर रहे हैं, तो डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर होता है जो इन सभी मामलों को संज्ञान में लेता है। ठीक है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें आप देख सकते हो भाई। डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन नियुक्त करेगा? राज्य सरकार करेगी। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर इसी के यदि आप पॉइंट्स आगे बढ़ते जाओगे तो डोरी प्रोहिबिशन एक यार वो भी बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं 5 लोगों का,
तो वो भी राज्य सरकार बनाती है, उसमें भी 3 आदमी होंगे तो 2 औरत रहना आवश्यक है। तो ये सभी चीजें आप वहां पे जाके देख सकते हो। मेन चीज ये है कि इसमें डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर DPO ये आपके किसी भी केस को ये क्या क्या करेगा, दहेज प्रथा को रोकने के लिए विभिन्न प्रोग्राम करवाएगा, देख रेख रखेगा, अपने मुख पर लगाएगा, मतलब इस तरह की कोई भी कुरीति समाज में हो रही है तो उनको रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं धारा नंबर 9 और धारा नंबर 10 जो अंतिम धाराएं हैं। इसमें बात धारा नंबर 9 में बताया गया सेंट्रल गवर्नमेंट इनमें कोई भी बदलाव ला सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर लेटर मतलब जो मैंने बताया था कि ये चीजें मेंशन करेगी, जो मैंने 1986 में जो एक्ट आया था तो उसके तहत जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोल दिया था कि भाई कोई भी चीज है लेना गिफ्ट देना ये सभी चीजें एक लेटर में मेंशन की जाएगी और उनके साइन करवाए जाएंगे जो दे रहा है कि हाँ जी ये तो हम अपनी मर्जी से अपनी बच्ची के देख रेख के लिए या आप हमारे जो जो यार के दो हिता कहा करे ना, हाँ उनके लिए उनके पालन पोषण के लिए हम उनको दे रहे हैं। ठीक है भाई। अभी धारा नंबर 10 में स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल पारित करती है तो जैसे मैंने बताया ये DPO उन्होंने बना दिया, या फिर कोई भी रूल एंड रेगुलेशन जैसे छत्तीसगढ़ में अभी ये डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 2004 लाया गया है उसमें 13 धाराएं हैं। तो इस तरह का कोई भी एक्ट राज्य सरकार अपने राज्य में जो भी डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है उसके तहत ला सकती है। बस फर्क इतना रहेगा यदि वो अलग से एक्ट लाएंगे तो ये तो हमारा केंद्र सरकार था तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया, और यदि राज्य सरकार का हो जाएगा तो दहेज प्रतिषेध नियम हो जाएगा, अधिनियम की जगह नियम। तो आई थिंक मैंने आप लोगों को एक एक चीज डिट्टो कॉपी आपको समझा दी है। यदि फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों मेरा तो यह सीधा सा है कि आपको सब कुछ जो मेरे दिमाग में है वो आपको भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको आपके गांव समाज में ये पॉइंट भी ये टॉपिक भी मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, डेली ना आप जाने कितनी सारी शादियां हो रही है। तो मेरे ख्याल से प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में अवगत होना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा मैं अगली वीडियो बनाऊंगा बाल विवाह के ऊपर, जिसके क्योंकि यार बाल विवाह अभी जो मेरे गरीब भाई है या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई बाल विवाह भी करने में मतलब कि वो अपना सहभागिता निभा रहे हैं तो वह भी बिल्कुल इलीगल है, उसके ऊपर भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो, अभी मैंने 1 महीने का गैप दे दिया था भाई, 1 महीने क्योंकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था और मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था यार इधर उधर ड्यूटीज में भी, तो मैं थोड़ा वीडियो आपके लिए नहीं लेके आ पा रहा था। परंतु आज मैं एक अच्छे टॉपिक के साथ समाज के जो प्रत्येक व्यक्ति इसके साथ रिलेट कर सकता है उस टॉपिक के साथ आपके साथ उपलब्ध हूँ और आप यह पूरी वीडियो देख के इस पूरी संपूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो मैं अन्य किसी भी जो समाज की एक मुख्य समस्या है ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवा सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि मैं इसी तरह अपने संदेश को अपने एक उद्देश्य को जो हमारा हरियाणा पुलिस का उद्देश्य है, जो हमारी महेंद्रगढ़ पुलिस का उद्देश्य है, जो पुलिस का एक कार्य है सेवा सुरक्षा सहयोग, इस कार्य को मैं बढ़ाता हुआ चलूं, क्योंकि प्रत्येक यार जो गरीब परिवार है थाने में जाता है वकील के पास आता है तो यार थाने में उनको उतनी जानकारी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, वकील के पास जाते हैं तो पैसे लगते हैं। तो मेरे भाई प्रत्येक व्यक्ति के पास फोन है, आप घर बैठे बैठे इन सभी मुख्य समस्याओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।